गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विज़न के 6 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका नाम है निपुण भारत प्रोग्राम लॉन्च्ड। फाइन। तो गाइस आपको सबसे पहले निपुण भारत प्रोग्राम के फुल फॉर्म क्या उसके बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। फाइन। तो इस जो मिशन है दैट इज़ अ निपुण भारत, इसका एम यही है कि हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सभी बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी लाइक जो भी हमारा लाइक काउंटिंग हो गया या फिर जो बेसिक्स हो गया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब हमें बच्चों को यूनिवर्सली क्या करना है, उनको समझाना है। कब तक? 2026-27 तक, ताकि हर एक जो बच्चा है वो डिज़ायर्ड लर्निंग कंप्लीट करे, स्पेशली रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी। फाइन। लिटरेसी में मतलब कि वो हर चीज़ को पढ़ सके, लिख सके, और न्यूमरेसी काउंटिंग कर सके और जो भी बेसिक चीज़ें वो सब कर सके एट द एंड ऑफ ग्रेड 3 एंड नॉट लेटर देन ग्रेड 5। मतलब कि तीसरी या 5वीं क्लास से पहले एटलीस्ट बच्चा इतना तो उसको आता हो। फाइन। तो नेशनल मिशन का एम ये कि हमने क्या कर रहा है, हमने उन स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज को प्रायोरिटीज़ पे रखा है और एजेंडाज हमने उसके लिए सेट किए हैं सो दैट हम एक गोल पूरा कर सकें ऑफ प्रोफिशिएंसी इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी। अभी क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अटेन करना हर एक चिल्ड्रन के लिए फोकस किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि 2020 में आई थी। मिशन को लॉन्च किया गया अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा। आपको पता ही, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, दो तरह की स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जिसमें सेंटर और जो स्टेट है वो कुछ रेशो में डिवाइड करता है, जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, जिसमें 100% जो फंडेड की जाती है बाय द सेंटर। फाइन। तो ये जो है मिशन, इसको लॉन्च किया गया अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा। अब हम जरा देख लेते हैं जो निपुण है, जो भारत है, इसका फोकस किस किस पे होगा। सबसे पहले हम क्या करना है वही, ताकि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं बच्चे के, जब उसका माइंड सबसे ज़्यादा शार्प होता है, ये सब जब सबसे ज़्यादा चीज़ें बच्चा रिटेन करता है, तब तक हमें उनको असेस प्रोवाइड करना है, बच्चे को रिटेन कराना है इन द फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। फाइन। इसके अलावा हमने कैपेसिटी बिल्डिंग्स डेवलप करने की, इसके टीचर्स की, हमें हाई क्वालिटी और डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट और टीचर के लिए रिसोर्सेज को हमें डेवलप करना है, लर्निंग मटेरियल डेवलप करना है। इसके अलावा हम हर एक बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे कि उसने कितना ज़्यादा लर्निंग आउटकम्स उसके कितने अच्छे हैं। फाइन। इसके अलावा जो लर्निंग आउटकम्स है, हम उनको 3 डेवलपमेंट गोल्स में डिवाइड करेंगे। गोल 1 होगा हेल्थ एंड वेलबींग में, गोल 2 होगा इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स में, गोल 3 होगा इन्वॉल्व लर्नर में। इसके अलावा इसको 5 टायर इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होगा जिसको सेटअप किया जाएगा एट द नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल लेवल। मतलब कि इसको इम्प्लीमेंट करने के, ये जो निपुण भारत स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 लेवल पे किया जाएगा। सबसे ऊपर एक नेशनल पे होगा, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर, फिर स्कूल लेवल पे। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, वो क्या करेगा, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल लेवल पे। फाइन। अब इसके बारे में आप पढ़ लो, आई थिंक आपको पता ही होगा, मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया। व्हाट इज अबाउट द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी। प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होनी चाहिए, हेल्प लैंग्वेज हेल्प्स इन बिल्डिंग लिटरेसी स्किल्स इन द लैंग्वेज। कंपोनेंट्स क्या है फाउंडेशनल लैंग्वेज और लिटरेसी के, कि बच्चे को आता हो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, वो क्या वर्ड्स लिखे हैं उनको डिकोड कर सके, लाइक एप्पल लिखा है APPLE, तो उसको वो पढ़ सके, वो उसकी रीडिंग फ्लुएंसी, ये ना बच्चा रुक रुक के पढ़ रहा हो, ठीक है, फ्लुएंट हो, अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से रीड कर सके, कोई भी पैराग्राफ हो, राइटिंग लिख सके। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब क्या है कि वो न्यूमेरिकल जो कंसेप्ट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में अप्लाई होते हैं उनको सोल्व कर सके। फाइन। इसका मेजर एस्पेक्ट्स हैं अर्ली मैथमेटिक्स, जो प्री नंबर कंसेप्ट्स हो गए, ठीक है, या फिर जो नंबर एंड ऑपरेशंस हो गए, वही जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है, ये जो ऑपरेशंस होते हैं उनको पूरा कर सके। फाइन। इनको समझ सके। इसके अलावा जो शेप्स और अंडरस्टैंडिंग कर सके कि कौन सा ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ये सब समझ सके, मेजरमेंट एंड द डाटा हैंडलिंग। फाइन। तो ये चीज़ें कवर होती है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में। फाइन। तो सिंपल याद रखो, लिटरेसी में मेनली रीडिंग एंड राइटिंग है, न्यूमरेसी में मेनली है कि जो बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उनको वो सॉल्व कर सके। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट में इशू गाइडलाइंस फॉर द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बाय द अक्टूबर। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी क्या देखो, जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होएगा एक तरह का मॉडर्न वर्जन होगा व्हीकल्स का, जो किस पे चलेगा, गैसोलीन पे भी और ब्लेंडेड पेट्रोल पे भी। फाइन। देखो आपको पता है ना, बात की जा रही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे, पेट्रोल के अंदर कुछ इथेनॉल को, बायो इथेनॉल को ब्लेंड करके बेचेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह के व्हीकल्स बनाएंगे कि वो प्रॉपर, गैसोलीन का मतलब भी पेट्रोल होता है, कि वो ओनली पेट्रोल पे भी चल सके या फिर ब्लेंडेड पेट्रोल पे भी चल सके। अब वो ब्लेंडेड पेट्रोल 5% ब्लेंड भी हो सकता है, 10%, 15%, 20%, तो डिफरेंट कंसनट्रेशन का ब्लेंडेड पेट्रोल भी उस पर वो चल सके, ठीक है। करंटली इसको सक्सेसफुली
यूज़ कर चुके हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को। कहाँ पे? ब्राज़ील में, जिसमें लोगों के पास ऑप्शन आ गया कि वो क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी वक्त अगर उनके पास ब्लेंडेड पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो गैसोलीन दैट इज़ द पेट्रोल पे वो चला सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स, देखो फ्लेक्स का मतलब ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, कि वो फ्यूल किसी भी फ्यूल पे चल जाएगा, वो व्हीकल किसी भी फ्यूल पे चल जाएगा। तो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स का यूज़ करके क्या होएगा, हम क्या कर सकते हैं, बायोफ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ को हम लोगों के अंदर एनकरेज कर सकते हैं। इससे पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने क्या किया था, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसमें ये बोला था कि हमें क्या करना है, 12% इथेनॉल को ब्लेंड करना है गैसोलीन में, या फिर E15 मतलब कि 15% हमें इथेनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल में, सो दैट हम ऑटोमेटिक फ्यूल्स को ज़्यादा यूज़ कर सकें। एडवांटेज क्या है फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स का, अब आप सोच ही सकते होंगे इतना। सबसे पहले कि ईजिली हम क्या कर सकते हैं, बायोफ्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेटर है पेट्रोल से, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री भी है, और ये हमारे इंडिया में खुद भी डेवलप होता है, इसमें हमें इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो सरप्लस फूड ग्रेन्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर पाएगा, क्योंकि जो बायोइथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, वो क्या होता है, सरप्लस जो फूड ग्रेन्स होती हैं, जो बच जाती हैं, जो वेस्ट हो जाती हैं, हम उनसे इनको बना लेते हैं। इसके अलावा जो ऑयल की जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है वो भी रिड्यूस होगा। चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले क्या है, अब क्योंकि आपको एक्सिव व्हीकल्स को आपको डेवलप करना होगा तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को, सो दैट वो इनको प्रोड्यूस कर सके और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सके। इथेनॉल को क्या होता है, इथेनॉल की वजह से अगर आप ज़्यादा इथेनॉल यूज़ करोगे तो व्हीकल में कोरोजन भी होता है, जिसकी वजह से इंजन डैमेज हो सकता है। इसके अलावा इथेनॉल इतना इकोनॉमिकल नहीं है, इतना चीप नहीं है जितना गैसोलीन है, तो इस वजह से उतनी फ्यूल एफिशिएंसी आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ अपना बढ़ते हैं, दैट इज द एक्सेस इरीगेशन ओवर द नॉर्दर्न इंडिया शिफ्टिंग मानसून टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट रिस्किंग द एग्रीकल्चर। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरमेंट में कवर होगा। देखो अभी आपने देख ही रहे होगे कि अभी तक हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मानसून नहीं आया, तो इसमें बोल रहा है कि एक्सेस इरीगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या जो मानसून है वो शिफ्ट हो रहा है, और अगर मानसून ज़्यादा शिफ्ट हो तो हमारे एग्रीकल्चर पे रिस्क आ सकता है, बिकॉज क्यों कहीं ना कहीं क्या होगा, जो एग्रीकल्चर वो भी रेन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। रिसेंट स्टडी ने शो किया जो मानसून प्रेडिक्शन है, मानसून जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है टू द चॉइस ऑफ इरीगेशन प्रैक्टिसेस, स्पेशली साउथ एशिया में, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि साउथ एशिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लैंड को इरीगेट किया जाता है, तो अगर बारिश नहीं आएगी तो बंदा इरीगेट ही करेगा, और अगर बारिश नहीं आए तो फिर और ज़्यादा हमें इरीगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सेस इरीगेशन की वजह से क्या होएगा, इवेपोर ट्रांसपिरेशन के जो कंसिक्वेंसेज हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, जिसकी वजह से क्या तो सितंबर में उस दिन रेनफॉल होगा, मतलब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि जो बारिश जून जुलाई में आनी चाहिए या अगस्त में आनी चाहिए वो शिफ्ट होकर सितंबर में पहुँच जाएगी। कब? नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हमारे साउथ एशिया में या फिर इंडिया में, जिसकी वजह से हमारे एक्सट्रीम इवेंट्स, जो वेदर के एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं ओवर द सेंट्रल इंडिया। अब ये जो हाइड्रो क्लाइमेट हजार्ड्स है, मतलब कि इरीगेशन की वजह से ये जो मानसून का शिफ्ट हो रहा है, ये जो हाइड्रो क्लाइमेटिक हजार्ड्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ज़्यादा आएगी, मतलब कि अभी तक तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन जब सितंबर में आएगी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर वो फसलें खराब हो जाएंगी, ठीक है, एंड विच इंक्रीजेज द क्रॉप रिस्क। अभी क्या क्रॉप का रिस्क अगर बढ़ जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होएगा, फार्मर्स क्या वो घटेंगे, क्यों, फार्मर्स को लगेगा कि यार मैं तो मेहनत करता हूँ, फेल हो जाता तो वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज करने लगेंगे, जिसकी वजह से ऑन ऑल्सो इंक्रीजिंग बाई इंक्रीजिंग मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोइंग सीजन। इसके अलावा क्या होएगा, स्टडी ने ये भी बोला है कि हमें क्या कर सकते हैं, कुछ अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम चेंज करें तो उससे हेल्प मिलेगा, जिसकी वजह से डायरेक्टली बेनिफिट होगा द नेशनल इनिशिएटिव ऑन द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। फाइन, तो गाइस ये जो नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर था, ये प्रोजेक्ट टेक किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ICAR, दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका एम यही था कि हमें क्या करना है, अपने क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एग्रीकल्चर पे फ़र्क पड़ता है उसको हमें रेजिलिएंट बनाना है, और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, ठीक है, और वो हम कैसे कर सकते हैं, हम स्ट्रेटेजिकली रिसर्च और टेक्नोलॉजी यूज़ करें किस एग्रीकल्चर फील्ड में। फाइन, ये क्रिटिकली असेस करता है हमारी कंट्री के डिफरेंट क्रॉप को, जोन्स को, ठीक है, कि कौन सा जोन कितना वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेके या एक्सट्रीम इवेंट्स को लेके, स्पेशली इंट्रा सीजन वेरिएबिलिटी ऑफ द रेन, क्योंकि आपको पता है इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स वेदर देखने को मिलेगा, ठीक है, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इन सब चीज़ों को असेस करता है। फाइन, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नोज द 5 पोर्टल्स ऑन द आयुष सेक्टर। तो गाइस ये जो हमारा न्यूज़ है हमारा देखो सोशल इश्यूज़ में कवर हो जाएगा, क्योंकि आयुष मेनली जो है क्योंकि सोसाइटी के अंडर काम करता है, तो सोशल इश्यूज़ के अंडर कवर होगा। ऑब्जेक्टिव का एक यही है कि हमें क्या करना है कि हमें आयुष का जो रोल है उसको मैक्सिमाइज़ करना है इंडिया के डिजिटल हेल्थ मिशन में, और एक हमें क्या करना है, रिपोजिटरी बनाना है, एक तरह का हमें पूरे वो बनाने लाइब्रेरी टाइप बनानी है, जहाँ पे हम ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को
दे सकें लोगों को और अपनी जो नेशनल हेरिटेज कस्टम और ट्रेडिशन सबको कंजर्व कर सकें। फाइन, आयुर्वेदा से रिलेटेड, ठीक है। आयुर्वेदा आपको पता ही होगा, आयुष की फुल फॉर्म, ठीक है। तो ओवरव्यू और सिग्निफिकेंस के ही जो 5 पोर्टल्स लॉन्च किया जाएगा। आयुर्वेदा डाटा सेट ऑन क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक तो ये है, इसको रजिस्टर्ड की, इसको रिकॉग्नाइज किया गया WHO की इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म के अंदर। अगर हम इसमें हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे आयुर्वेदिक डाटा को, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी आयुर्वेदा के ऊपर मतलब अगर आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन बना है तो उसको भी हम क्लिनिकल ट्रायल्स देते हैं, तो उन सब क्लिनिकल ट्रायल्स का जो भी डाटा होगा वो सब वर्ल्ड वाइड आप इस पोर्टल के थ्रू देख सकते हो। फाइन, अब आप देख सकते हो गाइस एक बार आयुष सेक्टर ने अभी एक तो आयुर्वेदा होता है, वाई का मतलब योगा होता है, फाइन, यू से यूनानी होता है, नेचुरोपैथी होता है, एस से सिद्धा होता है और एच से होम्योपैथी होता है, ठीक है। तो आयुर्वेदा इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीट पॉजिटिव हेल्थ और स्पिरिचुअल अटेनमेंट करते हैं। योगा आपको पता है, ये आपके माइंड और बॉडी को कनेक्ट करती है, इंटीग्रेट करती है। नेचुरोपैथी का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो खुद हील होती है, मतलब वी डोंट नीड एनी मेडिसिन, ठीक है। यूनानी का मतलब क्या होता है, प्राइम इंपॉर्टेंस किसको देती है, डाइट को और स्टेट ऑफ डाइजेशन इन द पर्सन इन बोथ हेल्थ एंड द डिजीज, मतलब कि जब भी आप बीमार हो तो आपकी डाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सीधा मतलब क्या होता है कि जो हेल्थी सोल है वो डेवलप कर सकते हो थ्रू आउट हेल्थी बॉडी। होम्योपैथिक नेचुरल डिजीज़ को ट्रीट करती है विद द सब्सटेंसेस जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर टू द सफरिंग। फाइन, तो इसके अलावा क्या है, एक तो CTRA हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट है CCRAS, दैट इज़ अ रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन आयुर्वेदा फील्ड। ई-मेधा, दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एसेशन पोर्टल। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन पब्लिक असेस कर सकती है 12,000 से भी ज़्यादा इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स का थ्रू NICs के ग्रंथालय प्लेटफॉर्म के। अमर है, दैट इज़ आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी पोर्टल को में क्या किया, इसको इस पोर्टल में इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज किया गया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ जो रेयर या हार्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं आयुष की जो इस लाइब्रेरीज में होगी या फिर इंडिया में जिसको भी इंडिविजुअली कलेक्ट किया गया है, ठीक है। SHA, दैट इज़ अ शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स पोर्टल। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ जो इंस्क्रिप्शंस होंगी या जो आर्कियो बोटेनिकल इन्फॉर्मेशन, स्कल्पचर्स, फिलोजिकल सोर्सेज या फिर जो भी एडवांस हमारे आर्कियोजेनेटिक स्टडीज़ हैं उनको हम शो करेंगे इस पोर्टल में, ठीक है। तो सिंपल बात ये 5 पोर्टल है, 5 पोर्टल के थ्रू हम पब्लिक के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। फाइन, और ये कौन करेगी, हमारी गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, गवर्नमेंट टू सेटअप 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, दैट इज अक्रॉस द कंट्री। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर द एग्रीकल्चर सेक्शन। FPO आपको पता है एक तरह का प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो फार्मर्स होते हैं। जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है एक तरह का लीगल एंटिटी होती है जिसको फॉर्म किया जाता है किसी भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा, चाहे वो फार्मर्स के द्वारा, मिल्क प्रोड्यूसर्स के द्वारा, फिशरमैन, वीवर, रूरल आर्टिसन या तो क्राफ्ट्समैन के द्वारा। अब इनका बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर कोई भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जैसे ट्रेड यूनियन टाइप हो गए, इनका बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले क्या करती हैं, जो भी प्रोड्यूसर है, जैसे अगर फार्मर है तो वो जो भी क्रॉप प्रोड्यूस करे उनको उनकी बेटर इनकम इंश्योर करता है। इसके अलावा वो गवर्नमेंट के साथ कुछ चीज़ बातचीत कर सकता है, ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट्स के साथ उनके प्रोग्राम्स के साथ कन्वर्ज कर सकता है, बेटर बार्गेनिंग पावर कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छे से डील कर सकते हैं, गवर्नमेंट के सर्विसेज को बेटर वे में असेस करता है। इससे पहले फरवरी 2021 में भी गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्टार्ट करी थी जिसमें ये बोला था कि हमें 10,000 FPOs को फॉर्म करना है, प्रमोट करना है। स्कीम का एम यही था कि हमें क्या करना है, जो 10,000 FPOs हैं 5 साल में फॉर्म करने हैं बिटवीन 2019-20 से लेकर 2023 सो दैट हम क्या कर सकें, फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल कर सकें। अगर हम ज़्यादा ज़्यादा FPOs को फॉर्म करते हैं, प्रोमोट करते हैं, उसके लिए हमें एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की जाएगी, जैसे और कोई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी जैसे स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगी ये क्या करेंगी, फर्दर एंगेज होंगी किसके साथ, जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ मिलकर काम करेंगे, सो दैट वो क्या कर सके, प्रोफेशनल सपोर्ट किसी भी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट हो वो ले सके हर एक FPOs के लिए 5 साल के लिए, ठीक है। 2020-21 में नियर अबाउट 2200 हमने FPOs को टोटल क्रिएट किया है और ऐसे क्लस्टर्स को हमने एलोकेट किया, सो दैट हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनको फॉर्मलाइज कर सकें, अगर किसी की भी फार्मर्स की जो दिक्कत है उनको एड्रेस कर सकें, जिसके अंदर हमने कुछ स्पेशलाइज्ड FPOs को भी क्लस्टर्स को फॉर्म किया, जैसे इसके अंदर हमने 100 FPOs ऑर्गेनिक बनाए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो इन्वॉल्व है, और 100 FPOs हमने ऑयल सीड फार्मर्स के बनाए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि हम कितना इसमें काम अच्छा हो रहा है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है
इंडिया टू बी सेकंड लार्जेस्ट ड्राइवर ऑफ द गैस डिमांड इन एशिया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो क्या थी जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट के अंडर एनर्जी सेक्टर में कवर होगी। अभी क्या इंडिया के जो एनुअल गैस कंजप्शन है वो हमारी 2020 से 24 के बीच में नियर अबाउट 25 बिलियन क्यूबिक मीटर बढ़ी है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो ये 2/3 जो इसकी डिमांड है वो प्राइमरी क्यों वजह से आती है, फ्रॉम सब्सटीट्यूशन ऑफ लिक्विड फ्यूल्स टू गैस, क्योंकि आजकल हम क्या काफ़ी ज़्यादा स्विच कर रहे हैं लिक्विड फ्यूल से गैस के, तो जिस वजह से क्या है हमारी जो इंडिया की जो गैस की जो डिमांड है वो बढ़ी है इन 4 साल में। इसके अलावा हम भी ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं, पॉलिसीज चल रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं गैस बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट का एम है कि हमें क्या करना है अपनी इंडिया का जो एनर्जी बास्केट है उसमें नेचुरल गैस का शेयर बढ़ाना है 6% से 15% तक करना है 2030 में। अब गैस बेस्ड इकोनॉमी का हमारी इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले की इकोनॉमिक एडवांटेज है जो नेचुरल गैस है दैट इज़ अ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है वो नियर अबाउट 60% सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन दैट इज़ अ पेट्रोल, और 45% सस्ती होती है डीजल से। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं बिकॉज ये बहुत कम जो पार्टिकुलेट मैटर है उनको एमिट करती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो हमारे इतने कमिटमेंट्स चल रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट वगैरह इन सबको पूरा करने में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा हमने मेजर्स क्या लिए सो दैट हम गैस या फिर नेचुरल गैस के यूज़ को हम प्रमोट कर सकें। सबसे पहले हमने नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स को अनाउंस किया था जिसके अंडर हम क्या कर सकें नेचुरल गैस की ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा सकें और हम अपनी मार्केट प्राइस में इसको यूनिफॉर्मिटी लेके आ सकें। इसके अलावा हमने $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान करी है सो दैट हम इसके लिए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे 2024 तक, इंक्लूडिंग पाइपलाइंस या फिर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स को कनेक्ट करें गैस ग्रिड के साथ बाय डेवलपिंग प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट गैस फ्यूचर। इसके अलावा हमारा एम है कि हम क्या कर रहे हैं 2500 तक, ठीक है, 10,000 CNG रिटेल आउटलेट्स को ओपन करेंगे अगले 5 सालों में अक्रॉस द कंट्री। मतलब जैसे अभी क्या आपको पेट्रोल पंप हर जगह मिल जाएंगे, है ना, हर एक 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। तो उसी तरह हमारा एम है कि हमें क्या करना है हमें 10,000 CNG रिटेल आउटलेट्स को प्रेजेंट जो ओनली 2500 है हमें 10,000 करने हैं कब तक, अगले 5 सालों में, राइट। अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे दैट इज़ द सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। अभी के रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक्सप्रेस किया है जो सेक्शन 66A के अंडर जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। वहाँ 2015 में अगर हम देखा जाए तो सेक्शन 66A हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस केस में, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो गाइस अब आपको थोड़ा सा इस केस के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ऐसा केसेस पूछ लेता है कि श्रेया सिंघल केस किससे रिलेटेड था, ठीक है। तो ये केस तब था जब हमने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था IT एक्ट का सेक्शन 66A हटा दिया था। सेक्शन 66A क्या करता है कि अगर कोई भी ऑफेंसिव मैसेज सेंड किए जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू या किसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू तो उसको क्रिमिनलाइज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो सेक्शन 66A है वो एक तरह का आर्बिट्रेरी है, कुछ इसका इतना वो नहीं है, एक्सेसिव है और डिसअप्रोप्रिएट क्या करता है राइट ऑफ फ्री स्पीच को इन्वेट करता है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था इस सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 66A को हटा दिया था, ठीक है। बिकॉज उनको ऐसा लगा सुप्रीम कोर्ट को कि कहीं ना कहीं क्या करता है जो आपका राइट है उसमें बैलेंस नहीं बना पा रहा और रेस्ट्रिक्शन जो है उनके बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहा। फाइन, नेक्स्ट है केस टू अपहोल्ड अनरूली लेजिस्लेटर्स अकाउंटेबल। अभी क्या एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि वो क्या करेगा जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी लाइबिलिटी को एग्जामिन करेगा अंडर किसके अंडर प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट 1984। अब गाइस अब इस एक्ट के अंडर किया है हम थोड़ा सा पढ़ते हैं दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट, ये 1984 में है ना। इस एक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है, तोड़ फोड़ करता है जिसमें आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है लाइक किसी की भी प्रॉपर्टी या फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो इस एक्ट के अंदर उस इंसान को पनिशमेंट दी जाती है। ऑब्जर्वेशन दी गई है ड्यूरिंग द अपील फॉर विड्रॉइंग केस अगेंस्ट सम MLAs फॉर द रग्स एंड वेंडलिज्म कोस्ट इन द केरल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2015 में क्या हुआ था केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ MLAs ने क्या किया था ऐसा काम किया था, प्रॉपर्टी को डैमेज किया था, ठीक है। तो अभी आर्टिकल 105 क्लोज 3 और 194 क्लोज 3 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है आपको पता होगा। जो 105 क्लोज 3 है वो प्रिविलेजेस देता है MPs को और 194 जो आर्टिकल है वो प्रिविलेजेस देता है किसको, MLAs को, कि किन किन को, मतलब ठीक है वही बात की, ठीक है। तो इसके अंदर ये बोला है कि हमें क्या करना है जो कुछ MLAs के अंदर ये जो केस के अंदर लिखा हुआ है तो उनको हटाने की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स। एक सेकेंड यार, हाँ, ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स
अभी क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट है, दैट इज़ अ DPIIT, उन्होंने 9 मेंबर का एक पैनल सेटअप किया है जिसमें वो क्या करेगा, ONDC दैट इज़ अ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इनके डिज़ाइन के लिए कुछ मेजर्स सजेस्ट करेगा। देखो अब इसका नेटवर्क का काम क्या है, इसका एम ये है कि हमें क्या करना है, ओपन नेटवर्क्स को प्रमोट करना, लाइक जो थोड़े से सिक्योर्ड होते हैं, हमने क्या करना है, सिक्योर्ड नहीं रखना, हमें ओपन नेटवर्क्स को प्रमोट करना है। और हम डेवलप होंगे ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी में, जिसमें हम क्या करेंगे, ओपन स्पेसिफिकेशन यूज़ करेंगे, ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे विच इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। करंटली क्या है, जो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं उनके डिफरेंट रूल्स हैं, जो हर एक टाइम पे क्या करते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स और जो सप्लायर्स हैं वो उसे यूज़ नहीं कर पाते, उसे अडोप्ट नहीं कर पाते। फाइन, सिंपल बात यह है कि अभी क्या है, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे जेम हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो हमारे जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, सप्लायर, वो अडोप्ट नहीं कर पाते। तो सिंपल बात है कि हमें क्या करना है, इस तरह के नेटवर्क बनाने हैं जो थोड़े ओपन हो और कोई भी जो स्मॉल ट्रेडर्स वो भी यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये जो ओपन नेटवर्क का जो हम काम कर रहे हैं, इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी जितनी भी एंटायर वैल्यू चेन है उसको डिजिटाइज कर देगा, ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज करेगा, सप्लायर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी लॉजिस्टिक्स में भी, और कंज्यूमर की भी वैल्यू एनहेंस होगी। फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है घना टू इशू अफ्रीकाज फर्स्ट सोशल बॉन्ड। ठीक है, तो घना क्या प्लान कर रहा है कि वो पहला सोशल बॉन्ड इशू करेगा और सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड इशू करेगा $2 बिलियन तक का, और ये पहली अफ्रीकन कंट्री होगी जो क्या करेगा, डेप्ट को अपने बेचेगा सो दैट वो कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम को फंड कर सके। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक सेक्टर या गवर्निंग अथॉरिटी के साथ, जहाँ पे वो क्या करता है, खुद पे करता है फॉर बेटर सोशल आउटकम्स इन सर्टेन एरियाज, और अपनी सेविंग का कुछ पार्ट क्या करता है, वो इन्वेस्टर को देता है। ठीक है, सोशल जो इम्पैक्ट बॉन्ड होता है वो कोई बॉन्ड नहीं होता है, बिकॉज जो इसके अंदर जो रीपेमेंट होती है या इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न होता है वो डिपेंड करता है कि उस बंदे ने कितना सोशल आउटकम किया। सिंपल बात ये, सपोज करो अगर मैं 100 रुपये का बॉन्ड देती हूँ, आप मेरा बॉन्ड लेते हो, ठीक है, अगर 10 साल बाद अगर उस पर जितना भी इंटरेस्ट होगा आप मुझे वापस दोगे, फाइन। लेकिन सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में क्या होगा, वो अगर 100 रुपये का बॉन्ड देगा, वापस जरूरी नहीं है कि उस पर रिटर्न मिलेगा, नहीं, वो देखेगा 10 साल में उस बॉन्ड से आपने सोसाइटी के लिए कितना काम किया और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना पड़ा, उसके अकॉर्डिंग उसका डीलिंग की जाती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए तो इन्वेस्टर को ना ही रिटर्न मिलेंगे और ना ही रीपेमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसे हम पे फॉर सक्सेस कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, मतलब कि अगर आपने वो काम किया तब आपको पेमेंट मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। फाइन, नेक्स्ट है कोविन, दैट इज़ द कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क। अभी के जो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, कोविन के ग्लोबल कॉन्क्लेव एज इंडिया में एड्रेस किया है और ये बोला है कि कोविन प्लेटफॉर्म को ऑफर किया एज अ डिजिटल पब्लिक गुड टू द वर्ल्ड टू कॉम्बैट कोविड-19। 50 कंट्री से ज़्यादा ने इंटरेस्ट दिखाया कोविन प्लेटफॉर्म में। इस कंट्रीज़ में बड़ी कंट्रीज़ भी इंक्लूड है, कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया अमंग अदर। कोविन एक वेबसाइट है, आपको पता है, जिसके थ्रू आपने अपने वैक्सीनेशन सेंटर बुक किए होंगे। इसको इसलिए क्रिएट किया गया था सो दैट हम लोगों को चांस दे सकें कि वो अपना वैक्सीन स्लॉट बुक कर सकें, ट्रैक रख सकें ऑन ओवरऑल वैक्सीनेशन ड्राइव, और कोविड-19 रिलेटेड जो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकें। ये एक तरह का ओपन सोर्स कोड बनाया गया है जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से अटैच नहीं होगा, मतलब कि हमने कोविड नेटवर्क बनाया है लेकिन हम इसमें अपना कोई भी एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम इसमें अटैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है होप प्रोब्स फर्स्ट इमेज ऑफ द मार्स ऑरोरा। तो गाइस ये कुछ आपको पता होना चाहिए, ये मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, UAE, दैट इज़ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो उसका ये होप मिशन था जो मार्स में था। इन्होंने डिज़ाइन इसलिए किया गया था सो दैट हम मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकें अक्रॉस ऑल इट्स लेयर्स और एट अ ग्लोबल स्केल थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द ईयर। पहली इमेज ने शो किया है ऑरोरा को मार्स पे, विच इज सीन ऑल अराउंड द प्लेनेट, मतलब कि मार्स प्लेनेट के हर जगह ऑरोरा को देखा गया नाइट टाइम पे, अनलाइक जो ऑरोराज होते हैं अर्थ पे जो सिर्फ हमें नॉर्थ या साउथ पोल पे दिखते हैं। नॉर्थ पोल पे जो ऑरोराज होते हैं उन्हें ऑरोरा बोरियालिस भी बोलते हैं, साउथ पोल पे जो ऑरोराज होते हैं वो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी बोलते हैं। अब ऑस्ट्रेलिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि साउथ पोल में आपके ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। फाइन, ऑरोराज क्या होता है, आई थिंक आपको पता होगा, ये कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो सन के सरफेस के द्वारा इजेक्ट किए जाते हैं। इसे हम सोलर विंड भी बोलते हैं जो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्स के एंटायर सरफेस पे ऑरोरा पाए जाते हैं, जबकि हमारे अर्थ के साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे पाया जाता है। लास्ट न्यूज़ है स्पेस की सुनामी की बात हो रही है। रिसेंटली क्या है, नासा ने कुछ सिमुलेशन यूज़ करके ये बोला है कि कहीं ना कहीं स्पेस के डीप में गैस क्या कर रही है, कुछ एस्केप कर रही है द ग्रेविटेशनल पुल होगा सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसकी वजह से सुनामी जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। वेव्स जो फॉर्म होते हैं रिलेटिवली कूल एटमॉस्फेयर, वो कुछ डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे सुपर मैसिव जो ब्लैक होल्स होते हैं वो अपनी ग्रिप को खो देते हैं सराउंडिंग मैटर में। ब्लैक होल आपको पता ही होगा, ये कुछ एक प्लेस होता है स्पेस में जहाँ से ग्रेविटी भी पास नहीं
सॉरी वहाँ पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट भी पास नहीं हो पाती। 4 तरह के ब्लैक होल होते हैं, ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपरमैसिव एंड द मिनिएचर। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।